नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। तो आज हम अपने खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में बात करेंगे कि आखिर बीजेपी के टिकट में देरी क्यों हो रही है। जहां बाकी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया, तो फिर बीजेपी अभी तक अपने उम्मीदवारों को क्यों नहीं उतार पाई। बीजेपी आखिरकार किस आकलन में जुटी हुई है। बीजेपी की लिस्ट में हो रही देरी को लेकर विपक्ष भी अब निशाना साध रहा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि लिस्ट को लेकर कई बैठकों का दौर हो चुका, अब आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना। लेकिन इस बीच आखिर सवाल यही उठता कि बीजेपी किन रणनीतियों के तहत अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी और कब तक करेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के दंगल में बीजेपी की सूची को लेकर, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है, उससे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की नजरें बनी हुई हैं। 70 विधानसभा सीटों के लिए आम आदमी पार्टी सभी उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। तो वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी अभी तक 47 उम्मीदवारों को उतार चुकी है। ऐसे में अब सभी के सामने सवाल ये उठ रहा कि आखिर बीजेपी अपनी लिस्ट कब जारी करेगी। पहले आपको सुनाते हैं कि इस विषय पर बीजेपी का क्या कहना है। हमारे यहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत होते हैं, जितने आवेदन हमारे पास आए हैं वो हमने सभी नेतृत्व को भेज दिए हैं। अब मुझे लगता है जल्दी 2-1 दिन में। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी घबरा गई। यही कारण है कि उसने अभी तक अपने उम्मीदवारों की कोई भी लिस्ट जारी नहीं की। हालांकि ये पहली बार हो रहा है कि चुनाव घोषित होने से पहले पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। अगर चुनाव की बात करें तो अक्सर ये देखा गया कि चुनाव घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होती। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि नॉमिनेशन से 24 घंटे पहले राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लेकिन 2025 का चुनाव बेहद खास है। अगर बात आम आदमी पार्टी की करें या कांग्रेस की करें, उन्होंने इस ट्रेंड को तोड़ते हुए उम्मीदवारों को पहले ही मैदान में उतार दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी एक प्रक्रिया के तहत उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करेगी और ये लिस्ट जल्दी जारी हो सकती है। मेरी अध्यक्षता में दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो और 70 सीटों पर हम कमल खिलाने में सफल हों, हम उस दिशा में काम करेंगे। पार्टी ने मुझे काम दिया है। बीजेपी की सीसी की बैठक के बाद ही पहली लिस्ट सामने आ सकती है। ये माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली सीसी की बैठक 28 तारीख को हो सकती है, जिसके बाद पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर देगी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि सभी दल इस समय देख रहे हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, मैदान में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जिस बीच आम आदमी पार्टी ने तो अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से 47 उम्मीदवार नाम सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने अभी तक अपनी किसी भी उम्मीदवारों का नाम का ऐलान नहीं किया है। आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है और क्या कुछ रणनीति चल रही है अंदर, किस रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी? देखिए, देरी नहीं है बल्कि सही रणनीति का इंतजार है। बीजेपी जो माइक्रो मैनेजमेंट करती है उसके मुताबिक अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर वो पूरा होमवर्क कर चुके हैं। जो सूत्र जानकारी दे रही हैं, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। इसके अलावा जिस तरीके से संघ और बीजेपी के बीच बैठक हुई है, उसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर, पैमाने को लेकर एक विस्तार से चर्चा हुई है। अलग अलग सीट पर जो अलग अलग उम्मीदवार और उनका समीकरण, उसको साधने के लिए इसमें विशेष तैयारी देखने को मिली है, जो सूत्र दावा कर रही हैं। इस जरूरत के बीजेपी ने पूरा मंथन किया है उम्मीदवारों के चयन को लेकर और जो पिछले दिनों जो वरिष्ठ नेता रही हैं पार्टी के, उनके संघ के नेताओं के समन्वय के साथ हर
विधानसभा में एक विशेष सर्वे कराया गया, जिसके आधार पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक पूरा खाका तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं फोकस है इस बात को लेकर के उम्मीदवारों का चयन ठोक बजाकर हो, यानी जिताऊ टिकाऊ उम्मीदवार और किसी की भी कोई कोताही यहाँ पर देखने को ना मिले, और इसीलिए इसमें वक्त लगा है। इस बीच हमने देखा कि आम आदमी पार्टी की ओर से सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। इधर पहले कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, दूसरे जो उनकी लिस्ट आई उसमें 26 उम्मीदवारों की, कुल 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। लेकिन अब निगाहें बीजेपी की लिस्ट पर अगर लगी हैं तो बड़े सवाल है कि क्या वो समीकरण साधेंगे। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने जो उम्मीदवार आए हैं विरोधी पार्टियों के, उनके हिसाब से भी स्ट्रेटजी बनाई है, इसमें परिवर्तन हुआ है। कई सीटों पर उसमें पुनर्विचार मंथन की जरूरत पड़ी है और इसीलिए ये कुछ देरी लगी है। इस बीच हमने आज देखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन, कल ये खबर आई। तो ये माना जा रहा था कि आज कल में बैठक होगी सीईसी की बीजेपी की, लेकिन अब वो टल गई है क्योंकि राष्ट्रीय शोक 7 दिन का वो घोषित हुआ है। कल अंतिम संस्कार होना है और उसके बाद माना जा रहा है कि कभी भी बीजेपी अपनी सीईसी की बैठक दिल्ली को लेकर बुलाएगी और उसमें इस लिस्ट को फाइनल करेगी। जो बीते अगर देखें जो मंगलवार को बैठक हुई थी संघ और बीजेपी के पदाधिकारियों के बीच, उसमें विशेष तौर पर जो उम्मीदवारों का फीडबैक मिला था उसको अंतिम रूप दिया गया था। और ये भी सूत्र दावा कर रहे हैं कि सीईसी की एक बैठक होगी, बीजेपी दिल्ली को लेकर जो सीईसी की एक बैठक करेगी उसमें उम्मीदवारों के सभी के नाम वो फाइनल कर लेंगे, सभी नाम डिस्कस कर लेंगे। कुछ नाम जो पेंडिंग रहेंगे उस पर कोर कमेटी अलग से निर्णय लेगी, उसको मंजूरी मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए अलग से सीईसी नहीं बुलाई जाएगी। जो पार्टी के सूत्र दावा कर रहे हैं कि एक सीईसी की बैठक दिल्ली को लेकर होगी, उसी में सभी उम्मीदवारों को चर्चा होगी और उसके बाद जो नाम क्लियर होंगे उसकी लिस्ट सामने आ जाएगी। तो बिगुल बजने में जब ये कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में बिगुल बज सकता है, इससे पहले तमाम रणनीति बीजेपी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो अपनी रणनीति को फुल प्रूफ करके अपने उम्मीदवारों के चयन को अंतिम रूप दे सके। और इसीलिए ये थोड़ी देरी आप देख रही हैं, क्योंकि ऐसे देरी का सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं, कांग्रेस ने 47 उम्मीदवार ऐलान कर दिए हैं, तो बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किए हैं। लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा है और इस बीच कुछ रुकावटें जरूर देखने को मिली है। लेकिन अब कभी भी सीईसी की बैठक कल के बाद ये बताया जा रहा है बीजेपी की हो सकती है और उसके बाद वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर फाइनल टच देंगे और उसके बाद पहली लिस्ट का औपचारिक ऐलान कभी भी किया जा सकता है। अब बिल्कुल, लेकिन अब सभी को इस पर ही निगाहें टिकी हुई है प्रणय, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ऐसा अभी तक नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है जब चुनावी तारीखों का ऐलान होने से पहले सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं और पहली बार ऐसा दिल्ली में हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खास माना जा रहा है और सभी पार्टियां पूरी ताकत भी झोंक रही है। क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं कि जो नाम है वो नॉमिनेशन के 24 घंटे पहले तक भी सामने आए हैं और इस बार अभी तक चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और नाम सामने आने लगे और आम आदमी पार्टी ने तो सभी नाम घोषित कर दिए। बिल्कुल, देखिए जया, दिल्ली का 2025 का विधानसभा चुनाव बेहद खास और उसी के साथ दिलचस्प भी होने जा रहा है। सबसे अहम बात जया यहाँ पर यह है, जिसका जिक्र हम शुरुआत से ही कर रहे हैं, कि इस बात की ओर हर कोई सवाल उठा रहा है कि आखिर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी क्यों नहीं की। लेकिन अगर हम पुराने ट्रेंड की ओर अगर नजर डालें, और इस पर प्रदीप जी भी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, अक्सर ये देखा गया है जया, पहले तो चुनाव आयोग चुनाव की नोटिफिकेशन को जारी करता है, उसके बाद वो ये तारीखों को जारी किया जाता है कि आखिर जो उम्मीदवार हैं वो कब तक अपना नॉमिनेशन भर सकते हैं, कब तक उस नॉमिनेशन को वापस लिया जा सकता है, नॉमिनेशन की आखिरी डेट क्या होती है। तो अब तक विधानसभा चुनाव में हमने ये देखा है, अगर हम ज्यादा पुरानी बात भी ना करें और पिछले सिर्फ 2 विधानसभा चुनाव की भी हम बात कर लें, तो नॉमिनेशन से कुछ दिन पहले या यूं कहिए 24 घंटे पहले तक उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से सत्ताधारी दल यानी आम आदमी पार्टी ने सभी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और ये प्रेशर पॉलिटिक्स का ही नतीजा है जया कि कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया। कांग्रेस तो बल्कि ये देखा गया है
कि वो बीजेपी की लिस्ट के बाद भी अपनी लिस्ट को जारी करती है। तो कांग्रेस ने भी इस ट्रेंड को बदला है और उन्होंने अपनी 2 लिस्ट अभी तक वो जारी कर चुके हैं। हाँ, बीजेपी की लिस्ट आनी अभी बाकी है और उसके पीछे, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, क्योंकि एक प्रक्रिया का ये हिस्सा होता है, सीईसी की बैठक होना आवश्यक है और सीईसी की बैठक के बाद ही ये तय हो पाता है कि आखिर कितने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। देखिए, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं जया, वो ये है कि 25 नामों पर, या यूं कहें 25 सीटों पर पूरी तरीके से सहमति बन गई है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई इफ एंड बट नहीं है, जहां पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी 25 सीटें हैं और ऐसे 25 नाम है जो प्रमुख चेहरे हैं दिल्ली में भाजपा के, उन पर सहमति बन चुकी है और उन्हें लेकर ये देखना होगा कि कब पहली लिस्ट आती है। उसमें 25 से 30 नाम शामिल हो सकते हैं। हाँ, बाकी जो लिस्ट है उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। ये मैं चाहूंगा कि प्रदीप जी इस पे थोड़ा और प्रकाश डालें कि क्या ऐसा देखने को मिल सकता है कि बिना सीईसी के बैठक के बीजेपी इस बार अपनी पहली एक लिस्ट जारी कर दे, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिन हम 25 नामों का जिक्र कर रहे हैं और ये वो नाम है जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश बिदूड़ी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, इसके अलावा प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी, ये जो प्रमुख चेहरे हैं जो अक्सर देखे गए हैं और इसमें मौजूदा कुछ विधायकों के भी नाम शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि आला कमान को ये लिस्ट दे दी गई है और उनसे सहमति ले ली गई है। तो क्या बिना सीईसी की बैठक हुए पहली लिस्ट जारी आ सकती है, या अगर वो 25 नाम भी सामने आने तो उसके लिए भी सीईसी की बैठक होगी? एक वही जो औपचारिक पूरी प्रक्रिया हम देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बैठक होती है और उसके बाद वो रिलीज होगी। क्या बीजेपी भी इस बारी कुछ ऐसा बदलाव करती हुई देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, हम इसका जवाब भी ले लेते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रदीप, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि यहाँ पर बिना सीईसी की बैठक के लिस्ट सामने आ जाए? देखिए, इसकी संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि सीईसी जो होती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, उसका अप्रूवल जरूरी होता है। किसी भी पार्टी के जो अधिकृत जो चुनावी उम्मीदवारों की परख करती है और उसमें चर्चा होती है, उसके बाद ये लिस्ट आती है। तो परोक्ष रूप से माना जाएगा कि जो लिस्ट फाइनल हुई है उसको सीईसी का अप्रूवल नहीं मिला, वो जारी हो जाती है। इस पर विवाद हो सकता है, एक संभावना ये नजर आती है। हालांकि दूसरी तरफ देखें तो सीईसी की बैठक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें मंथन हो जाता है। भले ही नाम तय हो गए हों, लेकिन एक सर्वोच्च इकाई जो उम्मीदवारों के चयन करती है उस पर वो औपचारिक मोहर लगाते हैं, उसके बाद ये लिस्ट सार्वजनिक की जाती है। तो इसकी गुंजाइश बेहद कम है कि सीईसी के बिना कोई लिस्ट जारी कर दी जाए। इसकी संभावनाएं फिलहाल दिखती नहीं है। ये ना तो पूर्व में ऐसा रहा है, ऐसा दिखाई दिया है कि सीईसी की बैठक के पहले ही कोई उम्मीदवारों की लिस्ट आई हो। हर पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति और खासतौर से बीजेपी, कांग्रेस की बात करें, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखने वाली पार्टियां, और इसलिए वो कहती हैं कि सबकी राय और जो कमेटी बनती है उसके अप्रूवल के बाद ही वो मंजूरी दी जाती है। तो ये औपचारिकता समझे या फिर जरूरी लगेगा कि ये यहाँ से उम्मीदवारों के चयन को फाइनल करें। हाँ, ये जरूर है कि 25 से 30 नाम जो कि जानकारी दी है मेरे साथी ने, ये बिल्कुल ठीक है कि ये नाम तैयार हो गए हैं, इस लिस्ट को फाइनल टच दिया गया है। कुछ जो परिवर्तन हुआ है उसमें, क्योंकि जो प्रेशर पॉलिटिक्स का जिक्र हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो प्रेशर पॉलिटिक्स, वो आम आदमी पार्टी का जो दांव था वो कांग्रेस की ओर था। कांग्रेस ने इसको भांपते हुए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट वो जारी करी, पहले 21 और फिर 26 नाम ये सामने आए और चौंकाने वाले नाम थे। संदीप दीक्षित का नाम भी पहली लिस्ट में शामिल था जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में, लेकिन इसके बाद जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें भी कई प्रमुख नाम रहे हैं। ऐसे में इन नामों को लेकर ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि बीजेपी ने बदली रणनीति में, क्योंकि उम्मीदवारों के पैनल उनके पास आई हैं, तो तमाम समीकरण को साधते हुए वो उम्मीदवारों के नाम को फाइनल टच देंगे। मेरे पास जो जानकारी है ये आपको बता देता हूँ। ये अभी कुछ देर पहले ही जानकारी मिली है और ये काफ़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी इसकी संभावना कम है कि अपने मौजूदा विधायकों के टिकट काटेगी, यानी सभी मौजूदा विधायकों को
टिकट मिल सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन पहले जानकारी मिल रही थी कि कुछ टिकट कट सकते हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि संघ से जुड़े करीब 20 नेताओं को टिकट दी जाएगी। इसके अलावा जो पूर्व सांसद रहे हैं उसमें प्रवेश वर्मा है, रमेश विधुड़ी हैं, मीनाक्षी लेखी का नाम चर्चाओं में है। मीनाक्षी लेखी का जिक्र करना चाहूँगा, उनको आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। दूसरा जो नाम है वो है पूर्व सांसद रही हैं पहले अनीता आर्य, वो करोल बाग से चुनाव लड़ती नजर आ सकती हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में संघ से जुड़े 2 पदाधिकारी रहे हैं जो चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। तो इस लिस्ट में संघ का प्रभाव देखने को मिलेगा, ये भी कहा जा रहा है। पूरी तरीके से लिस्ट को फाइनल टच दिया जा रहा है और उसके बाद माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट सामने आएगी। जैसे कि जानकारी मिल रही है 25 से 30 नाम, ये बिल्कुल सही जानकारी मिल रही है। ये नाम सामने आ सकते हैं और उसके बाद जो नाम होल्ड पर रहेंगे उनकी लिस्ट भी जल्द से जल्द रिलीज की जाएगी। लेकिन बीजेपी ने सीसी की इस बैठक के बाद ही ये मन बनाया कि वो उन नामों को जारी करेगी। ये भी जानकारी मिल रही थी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले ये भी माना जा रहा था कि आजकल में कभी भी बैठक बुलाई जा सकती है। अब अंतिम संस्कार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उसके बाद बीजेपी अपनी सीसी की बैठक बुलाकर दिल्ली के उम्मीदवारों को लेकर वो मंजूरी दे सकती है और उसके बाद ये लिस्ट सामने आ सकती है। तो निगाहें रहेंगी, क्योंकि कई समीकरण चौंकाने वाले रहेंगे इसमें और निश्चित तौर पर ये लिस्ट कई मायनों में अहम भी रहेगी। बदली रणनीति के हिसाब से बीजेपी ये लिस्ट लाने वाली है। जी बिल्कुल, अब जब बीजेपी की लिस्ट सामने आएगी तब उसमें देखना होगा कि कौन से नाम वो होंगे जो चौंकाने वाले होंगे। क्योंकि प्रणय, जिस तरह से देखें कि बीजेपी ने लोकसभा में कई सांसदों के टिकट काटे, उनको अब टिकट दी जा सकती है, उनको जगह दी जा सकती है। पहले हम ये भी जिक्र कर रहे थे कि मौजूदा विधायकों के टिकट कट सकते हैं, लेकिन अभी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अब जिस तरह से देखा जाए, ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 70 कर दिए, कांग्रेस की तरफ से 47 उम्मीदवारों के नाम सामने है। क्या बीजेपी अभी इस चीज का इंतजार कर रही है कि कांग्रेस सभी उम्मीदवार सामने रख दे, यानी कि पूरी तरह से जो रणनीति है कांग्रेस और आपके सामने आ जाएगी, उसके बाद बीजेपी अपनी जो भी दांव है वो खेलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए जया, आपने ठीक कहा और अक्सर राजनीतिक दल ऐसा करते हुए नजर भी आते हैं। वो ये उनकी दिलचस्पी इस पर जरूर होती है कि जो उनका सहयोगी राजनीतिक दल है वो किन उम्मीदवारों को मैदान में उतार रहा है और फिर उसी उम्मीदवार को ध्यान में रखते हुए, जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए, उनके जो उनका अनुभव रहा है उसे ध्यान में रखते हुए उसके बाद चुनावी मैदान में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को उतारती है। अभी हम कुछ नामों का जिक्र कर रहे थे जया, कुछ और नामों का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। वो एक नाम तो हमने बताया ही है कि प्रदेश अध्यक्ष इस बारी ऐसा देखने को मिल सकता है कि वीरेंद्र सचदेवा चुनावी मैदान में कूद सकते हैं। उसके अलावा सतीश उपाध्याय पूर्व में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद को भी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। ये दोनों मंत्री रहे हैं, पूर्व में आम आदमी पार्टी के मंत्री थे और फिर उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा करतार सिंह तंवर, ये भी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है और ये वो नाम है जया जो पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान और नीरज बसोया, ये 3 वो नाम है जया जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। 2 तो मंत्री रहे हैं, पुराने दिग्गज नेता रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ बीजेपी के परिवार में शामिल हो चुके हैं, उन्हें भी जगह दी जा सकती है। इसके अलावा जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि कुछ सांसदों को, पूर्व सांसदों को जगह मिल सकती है, जिसमें मीनाक्षी लेखी, रमेश विधुड़ी और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम शामिल है, उन्हें भी मैदान में उतारा जा सकता है। तो मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो 25 से 30 ऐसे नाम हो सकते हैं। ये वो नाम है जिन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं एक और जो बात अभी चर्चा हुई कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्हें बरकरार रखा जा सकता है। इसके बीच में जया बैठक में ये चर्चा हुई कि ये वो विधायक हैं जिन्होंने, जब आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से दिल्ली में लहर चल रही थी और उस वक्त भी ये अपनी सीट को जीतने में और कुछ सीटों को बचाए रखने में, यानी विश्वासनगर से लगातार
ओपी शर्मा चुनाव जीत रहे हैं और रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं, तो ये अपनी सीट को बचाए रखने में कामयाब हुए। ऐसे में इनका टिकट काटा जाना ठीक नहीं रहेगा। इसके अलावा बीजेपी के पास लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट भी है, इसके अलावा रोहतास नगर भी है, बदरपुर, क्योंकि नेता विपक्ष रहे रामवीर बिदुड़ी जो अब सांसद बन गए हैं, उनके पास थी और अब वो सीट खाली हो गई है। उस सीट पे भी माना जा रहा है कि शायद उनके जो बेटे हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लंबे समय से वो समाज सेवी कामों से भी जुड़े रहे हैं और एक भगत सिंह फाउंडेशन करके उनकी अपनी संस्था भी है जिसमें युवाओं को लेकर काफी ज्यादा काम किए जाते हैं। तो ऐसे बीजेपी ऐसे ही कुछ पहले उन नामों पर ध्यान देगी जो मजबूत नाम है, कद्दावर नेता है। विजय गोयल का एक नाम मैं भूल गया, जया, विजय गोयल भी मैदान में उतारे जा सकते हैं। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अक्सर वो भी चर्चाओं में रहते हैं। तो ये माना जा रहा है कि शायद मॉडल टाउन से उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये जो समीकरण है ये करीब 25 से 30 नामों का समीकरण बन रहा है जिन्हें पार्टी पहली अपनी लिस्ट में मौका दे सकती है। बिल्कुल, पहले लिस्ट में ये सामने आ सकती है। प्रदीप, जल्दी से आपसे भी एक आखिरी सवाल लेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में, महाराष्ट्र में आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, संघ ने पूरी ताकत झोंकी थी और दिल्ली में भी वही तड़का देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल, और ये जो एक बेहतर तालमेल के साथ स्थानीय नेतृत्व को तवज्जो देते हुए चुनाव लड़ा गया दोनों प्रदेशों में, जिसका जिक्र आपने किया है, पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में, उसका परिणाम भी मिला और बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की। खासतौर से अप्रत्याशित जीत तो हरियाणा की रही और महाराष्ट्र में तो चौंकाने वाला रिजल्ट रहा जब तमाम पार्टियों को यहाँ पर एक आईना दिखाते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन मैं दिल्ली के नजरिए से एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि जो गठबंधन की चर्चाएं हैं उसमें गठबंधन को लेकर पेंच फंस सकता है जेडीयू के साथ बीजेपी का, ये कहा जा रहा है। पिछले बार जो 3 सीटें दी गई थी वो 3 सीटें हार गई थी जेडीयू। ये 3 सीटें बुराड़ी, किराड़ी और सीमापुरी थी। तो ऐसे में जो प्रदेश इकाई है बीजेपी की, उन्होंने ये रिकमेंड किया है, ये सिफारिश की है कि गठबंधन न किया जाए, लेकिन एनडीए गठबंधन पर निर्णय को लेकर जो आला कमान है, पार्टी आला कमान, वो निर्णय लेगा। तो जेडीयू को क्या सीट दी जाए या कम दी जाए, इसको लेकर एक तकरार देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार के समीकरण और उसका दिल्ली समीकरण अगर जोड़े असर पड़ सकता है। तो कई ऐसे समीकरण आपको देखने को मिलेंगे जो इस लिस्ट में थोड़ी डिले हुई है, इस तरह की चर्चाएं रही हैं और उसका समीकरण साधने के लिए ही बीजेपी अब सीईसी की बैठक में अंतिम टच देने के बाद इन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। अब बिल्कुल, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी कि बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है और किस रणनीति के तहत करती, सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। बहरहाल इसका इंतजार करेंगे। बाकी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, अब इंतजार बीजेपी की पहली सूची का है, किस किस उम्मीदवारों का नाम सामने आएंगे और कौन से वो नाम चौंकाने वाले होंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।